पीएससी हिंदी वर्चुअल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इकोनॉमी की सेकंड क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पीवाईक्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आपको पहले ही पता होगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इससे पहले आप इकोनॉमी की हमारी फर्स्ट पीवाईक्यू क्लास को देखिए, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ठीक है, हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज का मूल मंत्र यही है आपके लिए, लाइन में लिखिए, नोट्स में लिखते रहिए साथ में, कि यूपीएससी की प्रीलिम्स में चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो इसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स अपनाने ही पड़ेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक्स का मतलब ये है कि दो प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। एक तो हम क्या करते हैं, अलग प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, जैसे हम बताते हैं कि ये वर्ड एक्सट्रीम है, ये वो है, तो ये चीज़ है। और सेकंड होती है नॉलेज बेस्ड, कि नॉलेज आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो उस स्टेटमेंट को गलत कीजिए। और आपको पता है यूपीएससी में कोड वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो अदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोनों एलिमिनेशन मेथड काम करते हैं। देखिए, अगर पेपर में 20 क्वेश्चंस भी अगर आपको आ रहे हैं ऐसे, जिसमें आपको सभी स्टेटमेंट, किसी हर एक क्वेश्चंस का सभी स्टेटमेंट आपको पता है, और ऐसे आपको मिनिमम और मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो गारंटी ये ले लीजिए कि आपका प्रीलिम्स आराम से पास हो जाएगा। लेकिन 20 क्वेश्चन आना भी बहुत बड़ी बात है प्रीलिम्स में, कि प्रीलिम्स में ऐसे 20 क्वेश्चन हो जिसके सभी स्टेटमेंट आपको पता हो। यूपीएससी का पेपर एलिमिनेशन मेथड पर ही पास किया जा सकता है, सिर्फ नॉलेज बेस पर नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि नॉलेज प्लस टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस में हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में भी क्या होता है, हम प्रैक्टिस बात करती है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की और हम क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमने आपको अभी बताई नहीं है अपनी क्लासेस में। बहुत जल्दी हम आपको जब मेंस के लिए पढ़ाएंगे, अभी प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, इसके बाद हम जब आपको मेंस के आंसर राइटिंग सिखाएंगे और अच्छे से। अभी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, इसकी प्लेलिस्ट में हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को सीधा सा। अब क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए, हमने बैंकिंग पढ़ लिया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी अदर शब्दावलियाँ थीं, तो कॉन्सेप्ट थे, उनको भी हमने साथ में पढ़ लिया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इसलिए नहीं पढ़े थे क्योंकि वो क्या है, अदर टॉपिक से इंटरलिंक हैं। जब हमारी इकोनॉमी की सभी क्लासेस स्टैटिक पोर्शन समाप्त हो जाएगा, तब हमारे लगभग 50 से लेके 100 क्वेश्चंस बचे रहेंगे पीवाईक्यू के। तो उन पीवाईक्यू को सॉल्व कर कैसे करेंगे हम, एक या दो क्लास में अलग से कर लेंगे सीधा सा। क्वेश्चंस क्या है हमारा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अब अपने कॉन्सेप्ट को, अपने माइंड को एक्टिव कर लीजिए और सोचिए क्या ये सही बोल रहा है। सीधे से कहने का मतलब है, यदि मुद्रास्फीति अधिक होगी, मुद्रास्फीति मार्केट में ज़्यादा कब होती है, जब उसमें पैसा ज़्यादा होता है। यदि सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई खरीद लेगी, खरीदेगी कैसे, पैसे से, यानी पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो इसमें तो क्या करना चाहिए, उसको सरकारी प्रतिभूतियां बेचना चाहिए बाजार में, यानी ये गलत बोल रहा है आपका। एक एक लिमिट कर दीजिए पूरा सा, आपका आंसर सेकंड आ चुका है सीधा सा। अब मैंने आपसे पहले बोला था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स ऐसे ही काम करती हैं और ऐसे ही आप प्रीलिम्स को आसानी से पास कर पाएंगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम, एग्जाम में तो ऐसे करना है, लेकिन अभी हम पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। अब देखिए, एक मार्केट है, मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है, जब इसमें क्या, हमारे पास मुद्रा या पैसा ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो इसको कम करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, मतलब इसने क्या बोला, संभावित रूप से। आरबीआई बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसने एक घटक के बारे में बताया, क्या, डॉलर का विक्रय। तो अगर डॉलर इसमें डालेगी तो इसके बदले वो जनता से क्या लेगी, पैसा लेगी, यानी रुपए। रुपए वाली मुद्रा जो लेगी वो यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है, रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास। जब इस मार्केट में रुपए कम होंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, वही कि अगर आप पास वाली दुकान पर एक चॉकलेट लेने जाएंगे और डॉलर देंगे, तो डॉलर लेने से मना कर देंगे जो पास वाले दुकानदार हैं वो, क्योंकि हमारी जो
राष्ट्रीय मुद्रा है, या जो राष्ट्रीय या आरबीआई द्वारा जिसको कहा गया है कि इस मुद्रा का प्रचलन हमारे देश में चल सकता है, वो क्या है? रुपए, ना कि डॉलर। भले ही डॉलर की कीमत इससे 100 गुना भी ज़्यादा हो जाए, फिर भी हमारे देश में क्या चलेगा? रुपए। तो रुपए अगर मार्केट में कम होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कि अगर मान लीजिए सबके पास 10-10 रुपए ही हैं और आपके पास क्या रखा है? यहाँ पर एक सामान रखा गया, इसको कुछ ही मान लीजिए, एक चॉकलेट मान लीजिए, चॉकलेट ब्रेड का पैकेट। हर एक चीज़ 10 रुपए की है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रुपए हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 हैं, तो क्या होता है? कंपटीशन बढ़ता है पैसे में कैसे बढ़ता है? इसने बोला कि मैं 15 रुपए दूंगा इस 10 रुपए की चीज़ के लिए, कि मुझे दे दो। पास वाला आएगा जिसके पास 30 रुपए हैं, इसने बोला कि मैं 20 रुपए दूंगा इस चॉकलेट के। तो क्या है? मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ने से एक चीज़ होती है, क्या होती है? रुपए की वैल्यू कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? अगर हम तुलनात्मक रूप से ये देखें कि जो चीज़ पहले 10 रुपए में आ रही थी, अब वो 10 रुपए में आ ही नहीं रही। वो चॉकलेट अब कितने में हो रही है? 20 रुपए में। किसकी वजह से? मुद्रास्फीति की वजह से। अब जो एग्जाम्पल हमने दिया, ये डायरेक्ट तो काम नहीं करता, हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए बताया है। इसलिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी स्टेटमेंट को थोड़ा शब्दों को बदल कर 2025 में या 26 में पूछ लिया जाए, या 27 में भी। क्योंकि 2023 का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 2024 का देखेंगे, तो एक एक क्वेश्चन आया है इसमें किससे संबंधित? यही कि जब फेडरल रिजर्व अपनी क्या करता है, अपनी नीति अनुपालन में कुछ चेंजेस करता है, तो उसका प्रभाव यहाँ पर कैसा पड़ता है भारत में। तो वही। अब सेकंड क्या है? यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, आपको पता है यूएसए के पास क्या है? डॉलर। इसकी करेंसी क्या है? यूएसए की डॉलर। डॉलर पर ही पूरा क्या होता है? आयात निर्यात। अगर डॉलर महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आपको खुद पता है फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम यूज ही क्या कर रहे हैं आयात निर्यात में? डॉलर। इसलिए फर्क पड़ता है, सीधा सा। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए साइड में। ये आपको किस में नहीं मिलेगा? नोट्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये नोट्स खुद यूपीएससी बनवाता है। आप अदर कोचिंग्स वाले क्या करते हैं? वो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पढ़ा के निकल जाते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है किसी भी क्लास के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? हमने फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है इसमें, इसको टर्म बोल सकते हैं, शब्दावली बोल सकते हैं, या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, इसको नहीं पढ़ा है सीधा सा। खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? हमने पढ़ा है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने हमसे क्लासेस नहीं भी ली हो, अगर आपने और कहीं भी पढ़ा हो, तो 100% आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी क्लास ले सकते हैं। कौन सी वाली? आप ये ले सकते हैं, आप मौद्रिक नीति वाली, मौद्रिक नीति वाली क्लास ले सकते हैं। और जो अन्य शब्दावलियां हैं उसमें भी आप ये क्लास में इंक्लूड कर दिया गया है इसमें हमने। तो किसके साधन है? हमको सेकंड वाले का पता था, पहले वाले का नहीं पता था, फिर भी हमारा आंसर कैसे आएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। सीधा सा आंसर आ जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमको सेकंड वाला जो टर्म था वो पता था, पहला नहीं पता था। अब पहले को भी समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम नहीं चल रहा है। एग्जाम जैसी हमको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ में हमको समझते चलना है कि कौन से फैक्ट इंपोर्टेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। अब वेरिएबल रिजर्व रेशियो यानी परिवर्ती आरक्षित दर, इसको क्या बोलते हैं? चर आरक्षण अनुपात भी बोलते हैं। रेशियो बैंकों के लिए वह न्यूनतम राशि जिसे केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई के निर्देशानुसार अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में सुरक्षित रखना होता है। मैंने आपको पढ़ाया था CAR, आप इसको CAR ही मान सकते हैं सीधा सा। इस CR मैंने पढ़ाया था ना आपको। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात, सीधा सा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह आरबीआई के मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। बिल्कुल। और कौन करेगा? मैंने हर बार बताया था आपको कि यहाँ पर प्रिंसिपल है, वो कौन है? आरबीआई है। यानी सुप्रीम कोर्ट किसका है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसका है? वो है आरबीआई। और जो नाबार्ड वगैरह है, सेबी वगैरह हैं,
ये ठीक है, इसको हाई कोर्ट मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? आरबीआई। तो ब्याज दरों का निर्धारण करती है कौन? करती है आरबीआई। बिल्कुल सही, मैंने आपको बता दिया है। यह 12 सदस्यीय निकाय है, गलत, 6 है, जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। अब गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर शामिल था, ये स्टेटमेंट पहले गलत होगा, क्योंकि ये क्या है? 12 सदस्यीय निकाय है ही नहीं। तीसरा, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले बता दिया है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नहीं, आरबीआई इसकी कौन करता है? अध्यक्षता। आरबीआई गवर्नर है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो आपका पहला गलत हो गया था, तो सॉरी, पहला सही हो गया था, तो आपके कौन से गलत हो जाएंगे? ये और ये। सेकंड आपका गलत था ही, क्यों था? क्योंकि 6 है, तो आपका आंसर आ गया ए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्या है? इकोनॉमी का अप्लाइड फॉर्म। आपने बहुत से टीचर्स या मेंटर्स के मुंह से सुना होगा कि इकोनॉमी जो पूछी जाती है वो बहुत तरीकों से पूछी जाती है। एक होता है डायरेक्टली, कि वो कॉन्सेप्ट में परिभाषा पूछेगा डायरेक्टली, और एक उस होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली की भी फॉर्म्स होते हैं। इनडायरेक्टली में फॉर्म क्या होता है? एक होता है अप्लाई फॉर्म, एक होता है लैंग्वेज चेंज करने का। तो ये क्या है? अप्लाई फॉर्म है। यानी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है। हो सकता है वो ये ऐसे भी पूछ ले, ये उसका एक तरीका है। उसका दूसरा तरीका क्या होगा? वो आपको कंडीशन देगा कि अगर ऐसा होगा तो सीआरआर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भरे हुए मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 20 या 30 सालों में। तो इसमें क्या हो रहा है? जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नगदी रिजर्व अनुपात, इंग्लिश में भी पढ़ते जाइए साथ में, मैंने हर बार बोला है, जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करें, इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट पढ़ें, इकोनॉमी की क्लासेस लें, तो साथ में इंग्लिश वर्ड या टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करें और साथ में उनको याद भी रखें। क्या रिजर्व रेशियो अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? ये क्या होता है? अगर इसकी बात कर रहा है तो जो बैंक्स हैं वो किसको, आरबीआई के पास जो पैसे हैं, पहले 20 रुपए देता था, मतलब मान लीजिए 100 रुपए का इसके पास क्या है, टोटल रुपए है 100 रुपए। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20 रुपए देता था, तो ये क्या बोल रहा है? वृद्धि। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 5 रुपए वृद्धि, यानी 25 देगा, इसके पास बचेंगे आप कितने? 75 रुपए। तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ठीक है, देखते हैं, अभी यही सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी? नहीं होगी। आरबीआई के पास तो और पैसा बढ़ रहा है ना इसकी वजह से, तो ये गलत। केंद्र सरकार के पास उधार देने की कम मुद्रा होगी? केंद्र सरकार कभी किसी को उधार देता ही नहीं है, ये गलत। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी? अधिक मुद्रा कैसे होगी? क्योंकि ये पैसा तो इसने आरबीआई को दे दिया। पहले तो 80 रुपए थे ही, लेकिन अब तो इसने क्या किया कि रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, यानी और पैसा जमा करना है आरबीआई के पास। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ए सही। तो देखिए, मैं आपको बताया था कि दो दो स्टेटमेंट हमेशा अगर एक जैसे आए, जिसमें लैंग्वेज सेम हो, बस थोड़े फैक्ट चेंज हो, यानी वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था, इकोनॉमी में ऐसे दो स्टेटमेंट्स में से ही एक स्टेटमेंट सही होता है, जिसका रेशियो मैंने क्या बताया था? 10 क्वेश्चंस देखेंगे तो मिनिमम गारंटी के साथ 8 क्वेश्चंस में यही आंसर सही होगा, इन दोनों में से एक। और आपने इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो आपको पता है आंसर क्या सही है, ए। सीधा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जल्दी सॉल्व इसलिए करवा रहे हैं हम, जिससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा और आपको भी आदत लगेगी कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, यानी मौद्रिक नीति हमारी। और मौद्रिक नीति मैंने आपको एक चीज नहीं पढ़ाई कि इसका वितरण कैसे किया जाता है। मान लीजिए मैंने आपको रेपो रेट बढ़ा दिया, मैंने आपको मौद्रिक नीति में जो भी चीजें होती हैं सब चीजें पढ़ा दी हैं, लेकिन इसका क्या है? वर्गीकरण नहीं पढ़ाया। वर्गीकरण कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, मौद्रिक नीति तो होती है, लेकिन इसमें होती है 2 या 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है क्वांटिटेटिव, यानी परिमाणात्मक। सेकंड होती है गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव। तीसरा होती है चयनात्मक, यानी सिलेक्टिव। अब ये क्या है? देखिए, मौद्रिक नीति जब आरबीआई अपनाती है, तो वो क्या करती है? मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट कम कर देगी, सीआरआर कम कर देगी, बढ़ा देगी, एसएलआर घटा देगी, बढ़ा देगी।
तो ये हुआ कि आपका परिमाणात्मक, यानी जो जनता को दिखता है कि हाँ, जनता बोलेगी हाँ ये तो हमको दिख रहा है और सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। ये हुई आपकी क्या, परिमाणात्मक नियंत्रण। सेकंड क्या है, गुणात्मक। ये क्या है, ये आपको दिखेगी नहीं, ये क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई प्रभावित करती है। और ये तीसरा क्या है, अभी देखते हैं हम। अब पहले इसको देख लें थोड़ा एक बार। उद्देश्य तो वही है, उपकरण क्या है मैंने आपको बता दिया है, रिजर्व रेशियो, सीआरआर और एसएलआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड खरीदना बेचना बता दिया मैंने आपको। इसमें क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी थी साथ में, ये समझ गए आप। तो इनको मिला के क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर मैं चाहूँ तो 2 या 3 मिनट में आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी रिवीजन करवा सकता हूँ अभी भी। एक बार आप अभी लास्ट क्लास में जब क्लास का एंड होगा तब हम, अगर टाइम होगा तो 2-3 मिनट में इसका रिवीजन कर लेंगे पूरा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको पढ़ा दिया है ये भी, और इसमें और MSS में डिफरेंस क्या होता है ये भी अच्छे से पढ़ा दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप बार बार इसको रिवीजन करें। और पहले बोल दिया हमने, जो नए अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, क्लासेस अगर ली हैं तो ठीक है, नहीं भी ली हैं और नहीं पढ़ा है तो आप क्लासेस देख सकते हैं, और पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। अब गुणात्मक क्या है, वही अप्रत्यक्ष रूप से और जो सिर्फ जनता को नहीं दिखता। देखिए, अब मार्जिन आवश्यकताएं, यह उपकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में कर्ज के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए अब आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को अपने जो फ्लो है पैसे का, लिक्विडिटी है यानी तरलता है नोटों की, मुद्रा की, उसको कम करना है। तो वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि देखिए मेरे पास 2 या 3 क्षेत्र हैं। और क्षेत्रों में क्या बात करता है, मान लीजिए अगर हम अर्थव्यवस्था की सेक्टर वाइज बात करें तो वो क्या है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। वो बोलेगा कि द्वितीय में इतनी जरूरत नहीं है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो क्या करो, द्वितीय में पैसा कम खर्च करो, कम खर्च करो यानी लोन इन लोगों को कम दो, और इनके में ना कटौती करो ना बढ़ोतरी करो। तो इससे क्या होगा, फ्लो भी कम होगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में नहीं, बल्कि सिर्फ द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या है, उद्योग, इंडस्ट्रीज, यानी क्या है, विनिर्माण उद्योगों में कम होगा सीधा सा। तो लोन लेने वाले अपने पास से कुछ पैसा लगाना होता है। अगर एक किसान, उदाहरण क्या है, अगर एक किसान को 10 लाख के ट्रैक्टर की लोन चाहिए तो मार्जिन कितना है, 20% है, तो उसे 2 रुपये खुद लगाना होगा। तो मुख्य उपकरण क्या है, ये मार्जिन कौन करता है, आरबीआई अप्रत्यक्ष रूप से बताता है कि मार्जिन इतना रखो, सीधा सा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक हैं, कोई लोन देती हैं किसी बिजनेस के लिए, तो वो क्या बोलती है कि आपके पास मिनिमम इतना 2 लाख रुपए होने चाहिए, तब वो खुद से कितना देगी, 10 लाख रुपए देगी। लेकिन आपको पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए आपके पास पहले से ही हैं। तो वो क्या है, आपकी मार्जिन आवश्यकता है। ये कौन करता है, बैंक करती हैं, लेकिन बैंक से बोलता कौन है, आरबीआई बोलता है। तो आरबीआई अगर वो सीधे कह देगा ऑफिस में बुलाकर बैंकों से कि ठीक है आज से मार्जिन आवश्यकता है ना, इसको 30% कर देना या 20 की जगह 10 कर देना, तो क्या होगा, लिक्विडिटी फ्लो बढ़ेगा और घटेगा की, जैसा अब ये चाहेगी। प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण, अब किस सेक्टर को कर्ज देंगे या किसी नहीं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको विनिर्माण उद्योग का। नैतिक अनुनयन, आरबीआई बैंकों से विनम्रता से अनुरोध करता है कि वे अपने कर्ज देने की नीति में बदलाव करें। हो सकता है बहुत सारी बैंकें क्या करती हैं, कर्ज अपने प्रॉफिट के लिए वो कई सारा कर्ज दे रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कर्ज डूब भी रहा है, यानी बहुत से लोग कर्ज जमा नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो होता क्या है, ज़्यादा कर्ज देने से मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो वो हाथ जोड़कर बोलता है अनुरोध करके कि भाई पैसा कम दो। तो ये क्या है, नैतिक अनुनय। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, आरबीआई यह तय करेगा कि किसी विशेष क्षेत्र को कितनी राशि तक का कर्ज दिया जाएगा, यानी ये लिमिट बता देगा कि भाई आप इंडस्ट्री को है ना तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते। सीधा सा क्रेडिट राशनिंग इसको बोलते हैं। अब ये फैक्ट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए सीधा सा आप। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है,
मुझे संभावना लग रही है कि 25 में, 26 में, 27 में ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चयनात्मक नियंत्रण या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। सीधा सा ये भाग है किसका, आपका गुणात्मक नियंत्रण का ही भाग है, यानी क्वालिटेटिव कंट्रोल का ही भाग है। ये क्या है, अब उसमें क्या बता रहा था कि किस सेक्टर में कम देना है, और ये क्या बताएगा किन विशेष वस्तुओं और क्षेत्रों में कर्ज के प्रभाव को नियंत्रित करना है। यानी इसने क्या किया है, ये सेक्टर तो बता ही रहा है, यानी क्षेत्र तो बता ही रहा है, साथ में क्या बता रहा है, वस्तुएं बता रहा है कि इन वस्तुओं में भी कम दो, यानी गोल्ड के लिए लोन कम दो, जैसे सोने पर लोन कम दो, हीरे, चांदी आदि। अब विशेष वस्तु कौन सा है, सोने, चांदी या अन्य कीमतों पर कर्ज देने को सीमित करना, लिमिट लगा देगा इस पे। सट्टा गतिविधियों को रोकना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, यानी कृषि के लिए कम ब्याज पर लोन देने का निर्देश। शेयर बाजार में कर्ज प्रतिबंध, सट्टा गतिविधियों को रोकने के लिए शेयर बाजार में कर्ज देने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सीधा सा आप समझ गए होंगे कि पहला था आपका डायरेक्टली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, MSF, SDFR, कई सारी चीजें थी जिसके माध्यम से RBI क्या करता था, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को परिवर्तन करता था, यानी आपकी मुद्रा आपूर्ति या मुद्रास्फीति उसको नियंत्रित करता था। सेकंड क्या था आपका गुणात्मक, गुणात्मक में आपने क्या देखा, वो सेक्टर वाइज बांटता था, सेक्टर वाइज भी, और इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आप इसको, इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। कैसे इनडायरेक्ट, वो प्रभावित करता था, कैसे करता था, वो बोलता था कि जैसे हमने इसमें क्या देखा, प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण करता था, नैतिक अनुनय, क्रेडिट राशनिंग। अब तीसरा क्या था आपका, सीधा इसने क्या बोल दिया कि इन वस्तुओं से संबंधित लोन को कम दो, यानी गोल्ड पर अगर आप लोन दे रहे हैं रखने पर, तो उस पर या तो ब्याज ज़्यादा दे दो, कि हो सकता है कि जनता के द्वारा अपने सोने का प्रयोग किस में किया जाए, लोन लेने में ज़्यादा किया जाए। तो होगा क्या, जो सोना है जनता के पास, जो गोल्ड है, वो किस में चेंज हो रहा है, वो हो रहा है आपके क्या, मुद्रा प्रवाह, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, तरलता बोल सकते हैं, मुद्रा की तरलता। अब इसमें वृद्धि होगी तो क्या होगा, वही आपका मुद्रास्फीति। तो सीधा RBI क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, सोने पर आप जो लोन देते हो उसको कम करने की कोशिश करो। अब कम करने की कोशिश कैसे करेंगे, या तो इस पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, या सीधा सा वो बहुत सारे जो उसके ग्राहक हैं उनको मना भी कर सकते हैं, सीधा सा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमने ये तो पढ़ लिया। अब टीओ में अंतर क्या है, व्यापक है, ये विशिष्ट है, सेक्टर वाइज बताया जाता है, मार्जिन आवश्यकता है, और ये आपका क्या है, ये भी विशेष है क्योंकि ये विशेष वस्तुओं के बारे में बताता है। सारांश क्या है, पैसे की कुल मात्रा को नियंत्रित करना, पैसे को सही क्षेत्र में प्रभावित करता है, विशेष वस्तुओं या क्षेत्रों को टारगेट करता है। इसका PPT में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, अगर आपको अभी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। अब रुपए की गिरावट क्यों होती है, ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन आपको जब हम विनिमय दर टॉपिक पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि आपकी जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसमें हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी इंटरलिंक होते हैं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो आपको सभी टॉपिक्स की बराबर नॉलेज चाहिए, फिर उसको आप क्या करते हैं, उसको आप अप्लाई करते हैं, सीधा सा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीधा सा। अब संभावित उपाय नहीं है, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। अब रुपए की गिरावट हो रही है, यानी सीधा से क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ी रही होगी। मैंने अभी बताया था आपको, मुद्रास्फीति बढ़ रही है तभी तो रुपए की गिरावट हो रही है, सीधा सा रुपए में ह्रास हो रहा है, रुपए की गिरावट हो रही है। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा रुपए मजबूत होगा। रुपए मजबूत कैसे होगा, हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएंगे, हमारा जो विदेशी
मुद्रा रिजर्व है वो बढ़ेगा। तो ये तो सही है, लेकिन इसने क्या बोला है, नहीं है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए के मूल्य भर के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, आसान बनाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो क्या है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है यानी, और ये क्या पूछ रहा है, नहीं है। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये क्वेश्चन सिर्फ इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? प्रसरणशील शब्द से आप सीधे समझ गए कि प्रसार करेंगे पैसे का। जब पहले से मार्केट में ज्यादा पैसा है यानी मुद्रास्फीति की स्थिति है, रुपए की गिरावट हो रही है रुपए के मूल्य में, तो प्रसार करने से क्या होगा, मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, रुपए की जो क्या प्रवृत्ति है गिरने की वो और गिरेगी। तो क्या नहीं करना चाहिए, प्रसार नहीं करना चाहिए, बोले क्या करना चाहिए हमको, हमको करना चाहिए एक महंगी मुद्रास्फीति नीति को अपनाना चाहिए, यानी महंगी मौद्रिक नीति, टाइट टाइट मनी पॉलिसी। ये क्या लिखा, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंसरी। तो आपका क्या हो जाएगा, गलत क्या है, ये है, लेकिन आपका इसने क्या पूछा है, नहीं है, तो आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा डी। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तब भी आप सिर्फ एक स्टेटमेंट के बलबूते आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। चयनात्मक मैंने आपको बताया था क्या था, अभी क्या है, उपभोक्ता उधार का नियमन। इससे पहले हम ये पढ़ रहे हैं, देखिए उपभोक्ता उधार का नियमन है क्या। इसका मतलब है उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले उधार लोन की शर्तों को नियंत्रित करना, सीधा सा, कि लोन किन शर्तों पर मिलेगा, इसको नियंत्रित करेगा कौन, आरबीआई। रैशनली रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, उधार राशि का नियमन। यह प्रणाली उधार की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें यह तय किया था कि किस क्षेत्र को कितना उधार दिया जाएगा। मैंने अभी बताया था, वो किसने बताया था, गुणात्मक में। मार्जिन आवश्यकता है, अभी पढ़ लिया हमने किसमें, गुणात्मक में। वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, यानी बैंक के पास रखे जाने वाले न्यूनतम भंडार राशि, इसको भी हमने अभी पढ़ा था किसमें, चर आरक्षण अनुपात। तो सीधा सा हमने इसको पढ़ लिया है, और इसका सीधा सा आंसर आपको पता है, क्या है आपका आंसर, चयनात्मक उधार का नियंत्रण का साधन नहीं है। तो आपको सीधा सा पता है ये तो क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है, ये बोल रहा है सीधा आपका क्या, CAR, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या बोल सकते हैं आप चर आरक्षण अनुपात, कि कितना पैसा आपके पास होना चाहिए किसी बैंक के पास। तो ये चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन है, बिल्कुल नहीं है। अगर इसको रखना ही होगा तो किसमें रखेंगे हम, परिमाणात्मक में, क्योंकि ये डायरेक्टली रेट्स पर बात करता है कि किसकी रेट कितनी ज़्यादा रखनी है, बल्कि चयनात्मक किस में बात करता है, वस्तु विशेष में। तो सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी क्या है, चयनात्मक उधार में, ये सीधे सीधे किस में आते हैं, चयनात्मक में आते हैं। अब है, ये भी क्या है आपका एप्लाइड फॉर्म है, सॉरी ये नहीं है, आपका एप्लाइड फॉर्म क्या होगा, ये है। ये सीधा 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 सा क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बैंक दर, OMO, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू, लोक राजस्व, उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है। मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए हैं, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहला पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, तीसरा नहीं पढ़ा, चौथा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये राजकोषीय नीति के भाग हैं, राजकोषीय घटक हैं, राजकोषीय नीति के ये घटक हैं। तो आपका कौन सा, ये एक और दो, सीधा सा आंसर क्या आ गया आपका, सी। अब क्वेश्चन क्या है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में साधनों में से किसका प्रयोग करती। अब इसमें क्या देख लें हम, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये क्लियर हमको, सेकंड क्लियर। पब्लिक डेप्ट डेप्ट हम क्या पढ़े, कब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम किसमें, राजकोषीय नीति में, बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए अभी हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्या है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किनका प्रयोग करती है, मौद्रिक नीति OMO पर करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मुक्त बाजार संक्रियाएं, खुली बाजार कार्यवाही। देखिए मैंने आपसे पहले क्यों बोला था इंग्लिश याद करने का,
नाम इंग्लिश में एक ही है, हिंदी में बिल्कुल चेंज करके दे दिया है, इसलिए बोला है इंग्लिश में भी याद करते जाइए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सरकारी ऋण और सरकारी राजस्व, एक ही क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है बार बार यूपीएससी में। मैं आपसे बोला है कि रिपीटेशन होता है चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इसलिए अच्छे से पढ़िए इसको। इसको हम किस में पढ़ेंगे? राजकोषीय नीति में। अब चलते हैं हम किस में। अब ये क्या है? ये है हमारा क्या? ये है हमारा आरबीआई। जब इसको मन करता है कि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है, ये बोल देगा कि सबकी जो दर है वो बढ़ा दो, हर चीज़ की दर बढ़ा दो, तो क्या होगा? रेट बढ़ेंगी, पैसा कम होगा मार्केट में, अपने आप मुद्रास्फीति घट जाएगी। जब ये बोलेगा कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, मंदी चल रही है, तो क्या करना है? पैसे को बढ़ाना है तो क्या बोल देगा? रेट सब गिरा दो, सीधा सीधा सा। अभी हम लास्ट में समझ लेंगे 3 मिनट में, पूरा रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है? एसएलआर और निमल मांग। ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है देखकर, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं। क्यों नहीं है? एसएलआर सॉरी एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा दर, एमएसएफ रेट, सीधा सा हमें पता है मौद्रिक नीति, हमारा माइंड सीधा आना चाहिए मौद्रिक नीति पर, कि मौद्रिक नीति का एक घटक है। अब अब इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर देखेंगे हम ऑप्शंस को। अब आपको पता होगा कि एमएसएफ क्या होता है, सीधा सा पता है कि एनडीटीएल का कितना भाग, एनडीटीएल का एक न्यूनतम प्रतिशत, यानी 1% क्या करता है? एक दिवसीय ऋण के लिए, एक दिवसीय ऋण के लिए लोन लेता है। तो एमएसएफ क्या है? मौद्रिक नीति संबंधित। सावधिक देयताएं, निवल मांग, सावधि देयताएं, इसको भी मैं आपको बता चुका हूं कि मांग देयताएं क्या होती हैं, समय देयताएं क्या होती हैं। एनडीटीएल का फुल फॉर्म ही मैंने अब आपको बताया था कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, यानी देयताएं, इनका प्रयोग किसके संबंध में है? संचार नेटवर्किंग, युद्ध कौशल, कृषि उत्पादों की पूर्ति या मांग, सीधा सा आंसर ए। हम सभी और जो कॉन्सेप्ट में या शब्दावली हैं सभी पर अच्छे से बात कर चुके हैं। आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? बहुत सारे स्टूडेंट जो 2020 में उन्होंने एग्जाम दिया था, उन्होंने ये ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि ये क्या लिखा है, नहीं नहीं करेगा, और सीधा आंसर आप वो गलत करके आ गए। अब सीधा सा हम ऑप्शंस को अभी थोड़ी देर बाद देखें। अगर मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगा किसका? प्रसारवादी, प्रसार करना चाहता है, यानी क्या? मार्केट में पैसा डालना चाहता है, तो क्या करेगा? सभी की रेट कम कर देगा, रेपो कम करेगा, तो क्या होगा? सस्ता लोन मिलेगा बैंकों को, सस्ता लोन बैंकों को मिलेगा तो बैंक सस्ता देंगी, तो क्या होगा? प्रसारवादी। रिवर्स रेपो रेट घटा देगा, एमएसएफ रेट घटा देगा, यानी हर चीज घटवा देगा वो। तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, तो इसके हिसाब से सही है। प्रसारवादी नीति में क्या अपनाएगा? बिल्कुल अपनाएगा ये। बैंक दर को घटाना, रेपो दर को घटाना, यही बात सही है। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा अगर उसको प्रसारवादी मौद्रिक नीति को अपनाना है, तो ये गलत। और ये पूछ ही क्या रहा है? नहीं करेगा, यानी ये गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। कन्फ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार खुद देखिए कि ये पूछ रहा है कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ये चीज तो वो करेगा ना, पहला जो ऑप्शन दिया है कि वो एसएलआर को घटा देगा। एसएलआर आपको पता है कि बैंक खुद के पास ही एक निश्चित अमाउंट में अलग से पैसा रखता है, तो वो क्या है? एसएलआर। अगर वो बढ़ा देता तो क्या होगा? लोन ज़्यादा देंगे, तो ये क्या है? घटाकर उसे अनुकूलित करना, तो कम करेगा, प्रसारवादी नीति अपनाना उसको। तो आपका ये गलत कैसे हो जाएगा? ये सही है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? नहीं करेगा, तो क्या है आपका आंसर? 2, सीधा सा आंसर। तो क्वेश्चंस की कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज टफ हो जाती है। कॉन्सेप्ट आसान है, लैंग्वेज टफ है, तब भी क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना
ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमेशा क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अब क्या है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सामयिक नकदी अनुपात स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट पर कम कर देता है। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा, जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो, हो सकता है कई सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं फिर भी उनको टफ लग रहा हो, लेकिन इसमें टफ की कोई चीज है ही नहीं। वो सीधा बोल रहा है कि कम कर देता है। किसको कम कर देता है? एसएलआर को। कितना कम कर रहा है? 50,000 अंक। हमको इससे मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो पूछ रहा है कि संभावना किसकी होती है। संभावना होती है भारत की जीडीपी दर में प्रबलता दर से बढ़ेगी, इंक्रीज ड्रास्टिकली। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, सॉरी, ये नियम लिख लीजिए आप। ड्रास्टिकली यानी प्रबलता। अगर जिस स्टेटमेंट में ये हो, उसके गलत होने की संभावना 95% हो जाती है। तो कुछ शब्द होते हैं, उनको लिखते जाइए साथ में। मैंने आपसे बोला था कि 11 टेक्निक्स के लिए 2 या 3 पेज का आपका नोट्स बनेगा, उसमें बीच बीच में हम नोट कराते रहेंगे। तो एक पॉइंट इसमें आप ये लिख लीजिए। सेकंड, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे यहाँ देश में अधिक पूंजी लाएंगे। इससे सीधा कोई संबंध नहीं है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अगर एसएलआर कम होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं अब हम। ये एक बैंक है, इसके पास टोटल कितनी थी? 100 रुपये था। 100 रुपये में से 20 रुपये रखता था किसमें? ये एसएलआर में। और 80 रुपये रखता था किस लिए? लोन लेने के लिए और देने के लिए। अब इसने क्या बोला कि 50 पॉइंट कम कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्या कर दिया है? 5 रुपये कम कर दिया एसएलआर में से, यानी सिर्फ आप 15 रखना है। तो इसके पास कितना रुपए एक्स्ट्रा आ गया? 5 रुपये। अब इस 5 रुपये का क्या देगा? ये लोन देगा। जनता लोन कब देगी या कब लेगी, सॉरी। जनता को ये आकर्षित कैसे करेगा लोन लेने के लिए? वो आकर्षित करेगा ऐसे कि वो बोलेगा कि मैं रेट कम कर रहा हूँ, यानी कम ब्याज पर उपलब्ध करा रहा हूँ लोन। तो अपनी दर को घटा सकते हैं। सीधा सा आंसर आपका आ जाएगा सी। क्योंकि घटाएगा तभी तो जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यूज होगा। तो संभावना किसकी होती है? हो सकता है कि ऐसा करने पर भारत की जीडीपी ना भी बढ़ी। कोई डायरेक्ट संबंध तो है नहीं। अब कोई मुझको ये साबित करके बता दे कि अगर एसएलआर को उसने क्या किया, मार्केट में अगर उसने फ्लो बढ़ाया है तो 100% जीडीपी बढ़ेगी। हो सकता है कि मुद्रास्फीति के कारण कोई उस पर प्रभाव ही ना पड़े जीडीपी पर। पैसा अगर ज़्यादा है, मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में, तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अधिक पूंजी लाएंगे। जरूरत या जरूरी है या नहीं? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन संभावना के रूप से ये तो करेगा, क्योंकि उसको क्या देना है? एक्स्ट्रा पैसा अपने लोन में देना है। लिक्विडिटी में अगर यहाँ पर क्या लिखा रहता है? प्रबलता से कमी आ सकती है। वही वर्ड यूज हुआ है, ड्रास्टिकली। ये वर्ड तो यूज हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकंड गलत क्यों हुआ है? नगदी में वृद्धि तो होती, अगर इसमें लिखा होता कमी की जगह वृद्धि, तो वृद्धि जरूर सही होता। वृद्धि सही क्यों होता? पैसा 85, पहले 80 रुपये मिल रहा था मार्केट को, अब 85 मिल रहा है। 85 का मतलब क्या है? 5 रुपये एक्स्ट्रा आ गया मार्केट में। मार्केट में 5 रुपये एक्स्ट्रा आया तो क्या हुआ? सीधा सा नगदी यानी तरलता यानी लिक्विडिटी में वृद्धि है, सीधा सा। अब किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, यहाँ पर ब्याज का सीधा सा मतलब किससे है? मौद्रिक घटकों से। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, सरकार के कर संग्रहण को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। यदि ब्याज की दर को कम कर रहा है तो क्या होगा? आरबीआई अगर आपको न्यूज़ आती है कि सभी ब्याज दर को आरबीआई कम कर रहा है, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि पैसा मार्केट में आने वाला है, तो निवेश व्यय बढ़ेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? आरबीआई से। कैसे आ रहा है? क्योंकि उसने रेट कम कर दिया इसलिए। अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सरकार के कर संग्रहण को बढ़ाएगा, जरूरी नहीं। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को घटाएगा, जरूरी नहीं कि जो चीज पहले 20 रुपए की थी, जरूरी थोड़ी कि वो 10 रुपए में हो जाए। ये जरूर हो, संभावना इसकी जरूर है कि बढ़ जाए, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है? ब्याज की दर घट रही है तो पैसा आएगा मार्केट में,
और मार्केट में क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो पैसे की जो क्षमता है वो कम होगी, यानी रुपए में गिरावट होगी सीधा सा। अब आपने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ गए होंगे, सब चीज़ें एक ही चीज़ से लिंक है, आरबीआई और जनता। जनता का सीधा मतलब क्या है, मार्केट। मार्केट में और आरबीआई के बीच में जो भी चीज़ें हैं ये हैं आपका टॉपिक, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्यों है, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी क्या हो सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक्स के माध्यम से सॉल्व हो सकता था। अब कैश क्रेडिट रेशियो सीआरआर क्या करता है, बैंक किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। तो क्या बैंक सरकार को उधार देता है, इसके माध्यम से तो नहीं देता। डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन ऋण सेवा दायित्व, इसका पता नहीं, लेकिन ये भी गलत है, इसको आप आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तीसरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन, मैंने पढ़ाया था आपको एलएएफ। एलएएफ का मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। चौथा क्या है, सांविधिक तरलता अनुपात। अब आपने पढ़ा होगा एसएलआर। अब मैंने आपको एक चीज जो पढ़ाई थी कि एसएलआर और सीआरआर में डिफरेंस क्या है। सीआरआर आप बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एक निश्चित अमाउंट, जो कि नगद रखना पड़ता है, नगदी में, या नगद बोल सकते हैं, नकद, वो नगद यानी कैश रखना पड़ता है आरबीआई के पास। लेकिन जो आपका एसएलआर है वो किसके पास रखते हैं, खुद के पास। लेकिन इसमें और क्या फायदा है, खुद के पास तो रखते हैं, इसको आप सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं, कुछ भाग सरकारी प्रतिभूति के रूप में। तो होता क्या है, सरकारी प्रतिभूति आएगी कहाँ से, सरकार के पास से। अगर आपको उसने सरकार ने आपको सरकारी प्रतिभूति दी है, तो इसके बदले आपने क्या दिया, बैंक वालों ने इनको क्या दिया, पैसा। तो सीधा सा मतलब क्या है, उधार किसने दिया है, बैंकों ने सरकार को, किसके माध्यम से, एसएलआर या सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से। अब एक चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी सरकार खुद से लेन देन नहीं करती, उसने हमेशा अपने लिए क्या रखा है, एक पीए रखा है, उसी पीए को हम क्या बोलते हैं, आरबीआई। यानी सरकार का जो वो है, मुंशी जी हैं, मुंशी जी कौन है आपका, आरबीआई। कि सभी काम जो धंधे हैं वो कौन देखेगा, आपका आरबीआई। तो आरबीआई किसको देती है, सरकार को पैसा देती है। सरकार सिर्फ इसको ऑर्डर दे देती है आपको ये काम करना है। आप बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। आपको पता है कि बैंक खुद के पास 100 रुपये रख रही है, तो उसको 2 भागों में बांटना पड़ता है। तो इससे क्या कहते हैं, आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको, एसएलआर और क्या आपका, नगदी या रोकड़ शेष। कभी कभी वो शब्द ट्रांसलेशन इतना खतरनाक कर देता है यूपीएससी कि समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमेशा क्या पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ते जाएं। मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। कितना अच्छा नाम लग रहा है, कैश इन हैंड, हाथों में पैसा कितना है, सीधा सा, सीधा सा पता है। सीएलआर है ही नहीं, केंद्रीय रिजर्व बैंक नहीं है, एसबीआर, सीधा एसएलआर, क्योंकि हमने पढ़ाई यही है। अब क्या है, बैंक दर से अभिप्राय क्या है, बैंक दर मैंने आपको सीधा सा बताया है, केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर। अंतर बैंक की ऋणों की, अंतर बैंक की बात नहीं है, ऋण लेने वालों में से ली जाने वाली ब्याज की दर बैंकों द्वारा, गलत। बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज की दर, गलत। सीधा सा आपका आंसर आएगा क्या, डी। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, वही बात, ब्याज अगर बढ़ रहा है तो समझ जाइए मार्केट से पैसा कम होने वाला है, कम होने वाला है मार्केट से पैसा। अगर रेट बढ़ रही है ज़्यादा, तो अगर कम कर रही है रेट तो क्या है, मैं पैसा बढ़ने वाला है, तो ब्याज की बाजार दर की गिरने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों को कर्जा नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहा है,
वृद्धि कर रहा है बैंक दर में। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, टेक्निक बताई थी, उसमें क्या बताया था कि स्टेटमेंट सेम हो, फैक्ट सेम हो तो क्या होगा, एक आंसर होगा। तो इसमें से एक आंसर क्या है आपका, सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो क्या मतलब है, सस्ती का तो मतलब होता है कि वो पैसा दे रहा है, यानी मार्केट में मंदी चल रही है तो वो पैसा बढ़ाना चाहता है, उसके लिए तो वो क्या करेगा, अपने रेट्स गिराता है। तो आपकी ये सही नहीं है, तो आपका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, महंगी मुद्रा नीति। मतलब पैसा फैलाना चाह रहा है वो, सीधा सा। आप समझ गए सीधा सा इसको, आंसर आपका आ गया। उस प्रतिशतता को क्या कहना है जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए पहले। सांकेतिक ब्याज दर क्या होती है, यह वह दर है जो किसी निवेश या ऋण पर भुगतान की जाती है, सांकेतिक ब्याज दर। इसे वित्तीय संस्थान अपने निवेश या ऋण का बैकअप लेने के लिए विज्ञापित करते हैं। यह मुद्रास्फीति के समायोजन से पहले की ब्याज दर है, जिसमें चक्रवृद्धि की आवृत्ति मूल समय इकाई के समान नहीं होती। इसमें बिना मुद्रास्फीति के समायोजन की राशि चुकानी होती है। यानी मैंने अगर किसी से 100 रुपये लिए तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे 5 रुपये दे देना ब्याज के तौर पे, या हर महीने मुझे 1 रुपया दे देना 6 महीने तक। तो मेरा कितना कितना रुपये चला जाएगा, मेरा 6 रुपये चलेगा ब्याज, और 100 रुपये मुझे 6 महीने में जमा करने हैं। तो ये क्या होगा, आपका सांकेतिक ब्याज। यह वह दर है जो बचतकर्ता या ऋणदाता मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद प्राप्त करता है। अब ये बोलेगा सीधा सीधा सा, वास्तविक ब्याज दर क्या होती है। मैंने किसी से 100 रुपये लिया, और जब मैंने उससे ब्याज 100 रुपये ले लिए तो क्या हुआ, अगले महीने महंगाई बढ़ गई। तो हो सकता है ये क्या बोले कि नहीं, जो 1 रुपये की बात थी अब तुमको 1.5 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। क्योंकि 6 महीने पहले अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए थे तो उस 100 रुपये में एक ब्रेड का पैकेट आ रहा था। अगर वर्तमान में उस ब्रेड के पैकेट की रेट देखें तो वो कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। तो वो मुझसे क्या बोलेगा कि 110 रुपये तो मेरे को देना ही होगा। क्या है ये तो सीधा मूलधन है। दिखने को क्या मिलेगा कि 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन हुआ क्या, मुद्रास्फीति की वजह से ये रेट बराबर हो गई। अब वो क्या बोलेगा, 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दो। क्यों दे दो, ये हुआ आपका ब्याज। तो इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक ब्याज दर। अब उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। अधिक राशि कैसे आएगा, सांकेतिक ब्याज दर, सीधा सा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या बोलेगा कि तुमको इतना ही अब पैसा देना है। हो सकता है वो ज़्यादा भी दे दे पैसा, बोले कि मैं तो 20 रुपये का ब्याज लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मुद्रास्फीति कम हो गई, जो वस्तु पहले कितनी की मिलती थी, 100 रुपये की, अब वो 80 रुपये में आने लगी। लेकिन क्योंकि वो क्या था, डायरेक्ट बोलता था कि मुझे 20 रुपये चाहिए, यानी 120 रुपये वापस, तो इसको सीधा सीधा कितने का फायदा हो गया, 40 का। और जो व्यक्ति क्या था, जिसने उधार लिया था, उसको क्या हुआ, उसको तो घाटा हुआ। क्यों, क्योंकि उसको पहले कितना वापस करना था आपको, 120, लेकिन उसके लिए अब 120 रुपये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मुद्रास्फीति कम हुई है। अब मुद्रास्फीति जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें हम समझेंगे क्या, कि जब महंगाई बढ़ती है तो जो लेनदार हैं या जो देनदार हैं, या आपके जो देनदार हैं, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बैंकों को फायदा होता है या घाटा होता है, लोन लेने में फायदा या देने में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं पहले भी। अब क्वेश्चन देखें, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से। अब हो सकता है इस क्वेश्चन को आप सीधा सा टिक मार के आ जाएं ए लिख कर, लेकिन इसमें आंसर ए नहीं था। क्यों नहीं था, बैंकों द्वारा बोला है इसमें, बैंकों का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो बैंकों का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, बैंकों के, अगर आरबीआई का कोई प्रपत्र जारी हुआ है, समझ रहे हैं आप सभी, कि आरबीआई ने कोई प्रपत्र जारी किया है और उसने बोला है कि आप क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बैंकों से बोल रहा है कि ज़्यादा लोन दीजिए,
ज़्यादा ऋण दीजिए। तो वो किसके संबंध में बोल रहा है? वो बोल रहा है दुर्बल, वीकर सेक्शंस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और एग्रीकल्चर। अब क्वेश्चन 2013 में आया है। जैसे कि मैं लास्ट 3 या 4 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि थीम्स कैसे रिपीट होती हैं, कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सकता है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? सीधा से एक ही चीज पढ़ना है कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या है आपका? एग्रीकल्चर भी है, ये भी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब क्या है आपका? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आरआरबी, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? देखिए, अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो ये सरकार के अंतर्गत आएंगी। और सरकार क्या है हमारी? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? कल्याणकारी सरकार है। तो क्या होगा? वित्तीय समावेशन होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। आरआरबी बैंकों की स्थापना क्यों की गई थी? वही कल्याणकारी योजना है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को लोन ज्यादा देने के लिए। तो वो क्या वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। बैंक शाखाओं द्वारा गाँव को अपनाना, अगर गाँव में अगर बैंक खुल रही हैं तो क्या वित्तीय समावेशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आपका आंसर क्या है? 1, 2, 3। अब इसकी टाइमलाइन भी देख लीजिए। टाइमलाइन यूपीएससी में पूछी जा चुकी है पहले भी, और संभावना आगे भी है, क्योंकि 2024 का जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमने देखा तो एक चीज समझ में आ गई कि ट्रेंड यूपीएससी वापस कभी भी कर सकता है, जो ट्रेंड पहले रह चुका है। तो बैंकों का 2 सितंबर राष्ट्रीयकरण हुआ था 69 और 80 में। 14 बैंकों का हुआ 69 में, और 6 बैंकों का हुआ 80 में। आरआरबी आपको बता दिया था मैंने। 1969 में क्या हुआ था? बैंकों का विस्तार किया था कहाँ तक? गांव तक, सीधा सा। अब देखिए ये क्या लगा? स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया भी है। कैसे? इनडायरेक्टली मैंने आपको पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया? इसके 2 ऑप्शन देखते हैं हम। बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, इसको लिखिए एसबीआई। एसबीआई का हुआ था 1956, हाँ 56 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1949 मैंने कई बार पढ़ा दिया है, और आपकी पीपीटी में जो पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दी उसमें भी क्या लिखा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये मैंने कब पढ़ाया था आपको? जब मैं आपको बैंक्स पढ़ा रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना लागू आपको ये भी पता 1951 में। तो सबसे पहली चीज कौन सी हुई 49 में? सी, सीधा सा। बीमा कंपनियों का आप एक बार देख लीजिएगा, 1955 है शायद, हाँ 1955 के आसपास ही है। तो आपकी ये टाइमलाइन लिख लीजिए साथ में। अब क्वेश्चन क्या है? बेसल द्वितीय निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। नगर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। बेसल द्वितीय मैंने बेसल पूरा समझा दिया आपको अच्छे से। गलत, गलत, ये भी गलत, चौथा सही है। और आपको जिन्होंने क्लास ली है उनको पता है कि ये सही कैसे है। मैंने आपको पॉइंट वाइज पढ़ाया है। ये तो सिर्फ पूछा है कि बेसल है क्या। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसल तो है क्या, ये क्यों था, और इसने क्या क्या बोला, ये किस लिए था और किस लिए है, और ये काम क्या करता है, इसका महत्व क्या है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्लास में। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का। सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड। मैंने क्या बोला है? फेडरल रिजर्व अगर कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है इंडिया में किसी भी चीज पर। तो क्या है? सही है। भारतीय रिजर्व की बैंक की कार्रवाई सही है। मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर सही है। तीनों सही हो जाएंगे। क्यों? मैंने क्या बोला था? ज्यादा की संभावना होती है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं या सिंपल स्टेटमेंट है। अगर आप, मैंने आपको समझा दिया है कि अगर अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो भारत कैसे प्रभावित होता है, और आगे वाले टॉपिक्स में भी हम पढ़ेंगे। अगर आरबीआई कुछ करता है तो भी प्रभावित होगा ही। और तीसरा क्या है आपका? मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी या कम होगी तो क्या होगा? प्रतिफल में प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा।
अब हम पढ़ लेते हैं क्या एनबीएफसीज। क्यों पढ़ लेते हैं? एक हमारे स्टूडेंट्स का क्या आया था, एक कंफ्यूजन आया था कि एनबीएफसी अच्छे से समझ में नहीं आया है। अब उनको अच्छे से समझा देते हैं थोड़ा। देखिए, क्योंकि उस दिन थोड़ा हमने जल्दी कर दिया था क्लास को जल्दी समाप्त करने के लिए। एनबीएफसी है क्या? हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा। बैंकिंग सिस्टम में दो प्रकार की थी। एक थी नॉन बैंकिंग, जो कि हमारी क्या एनबीएफसी। एक था क्या हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्या था हमारा? आरबीआई और अदर बैंक्स, वाणिज्यिक और अनुसूचित। ये सॉरी वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित, ये भी दो प्रकार की थी, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। वाणिज्यिक और आपकी क्या थी? आपकी सहकारी बैंक। सहकारी बैंक। अब हमने सबको देख लिया। वाणिज्यिक बैंक हमने हमें क्या क्या देख लिया? आरआरबी देख लिया, लोकल एरिया बैंक्स देख लिए, सब चीजें देख ली। अब आपने एक चीज देखी होगी, ये बैंकिंग सेक्टर तो काम करता ही है। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवी पर या फोन में, जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं तब। आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? अमिताभ बच्चन जी हैं, वो करते हैं। गोल्ड लोन लेने में आपने सुना होगा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, कि इतने का लोन ले लीजिए, कम ब्याज पर ले लीजिए। कई सारी योजनाएं आती हैं, कई सारी बैंक्स हैं छोटी छोटी। आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में अब कुछ कंपनी वाले आते हैं, बोलते हैं कि हम आपको लोन देंगे 10,000 रुपए का, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। तो ये सबने देखा होगा। तो ये है क्या? यही है एनबीएफसीज। सीधा समझते हैं, एनबीएफसीज भारत के वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये क्या है? ये बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, लेकिन ये बैंकों की तरह कार्य करती हैं। बैंकों की तरह कार्य करती हैं। अब ये बैंक क्यों नहीं है? बैंक की सीधी सी परिभाषा क्या थी? कि वो जमा स्वीकार करती हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब मैंने आपको बताया था 1934 का कौन सा अधिनियम, आरबीआई अधिनियम। तब उसमें परिभाषा क्या लिखी थी? बैंकिंग क्षेत्र वही है जो जमा स्वीकार करता है। तो एनबीएफसीज हैं, वो जमा स्वीकार नहीं करती ज्यादातर एनबीएफसीज। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो क्या है? ज्यादातर। ज्यादातर का क्या किया? एनबीएफसीज के भी दो भाग होते हैं। एनबीएफसीज के दो भाग होते हैं, एक होता है एन नहीं, एन और एन डी। ये है नॉन डिपोजिटरी, यानी जमा स्वीकार नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। और ये क्या आपका? ये जमा स्वीकार करती हैं। सॉरी, ये डी है, डी। डी कीजिए इसको, डी। जमा स्वीकार करती है। अब इसमें देखते हैं इसके कार्य क्या है। हम पढ़ेंगे अभी क्या? स्वीकार नहीं करती, और ये करती हैं स्वीकार। एनबीएफसी के बारे में मुख्यतः कौन सी पढ़ते हैं हम? नॉन डिपोजिटरी, यानी जमा स्वीकार जो नहीं करते, उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। और जो कि प्रमुखता बात की जाती है एनबीएफसी के बारे में, जो आप आसपास देखते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया मुथूट फाइनेंस का, और भी अदर फाइनेंस कंपनी, स्पंदना फाइनेंस कंपनी, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो क्या देती हैं? लोन देने का काम करती हैं और लोन को वापस लेने का कार्य करती हैं। इसमें आप साथ में बीमा भी जोड़ सकते हैं। तो मुख्यतः एनडी के बारे में बात होती है। डी वाली जो आपको कंपनी मिलेंगी बहुत कम मिलेंगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम इसको भी देखेंगे। अब परिभाषा क्या है? बैंकिंग गतिविधियों के अलावा ऋण, निवेश, परिसंपत्ति, वित्त, चिट फंड, बीमा आदि सेवा प्रदान करती हैं। एनबीएफसी का विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है, वही सबका प्रिंसिपल कौन? आरबीआई। अब ध्यान देने की क्या चीज है? एनबीएफसी बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंक नहीं है, लेकिन वित्तीय गतिविधियों के नियमन के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों का पालन करती हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है एनबीएफसी के बारे में, वो यही है। इसको आप लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए साथ साइड में, कि ये 1949 के तहत बैंक नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था आपका? 1949 के तहत। और सभी जो हमने बैंकिंग तंत्र पढ़ा, वो सभी बैंकिंग तंत्र किसके अंतर्गत हैं? वो बैंकिंग तंत्र हैं किसके अंतर्गत? 1949 के तहत। और जब हम कोई कंपनी खोलते हैं, तो कंपनी ओपन करते हैं, तो कंपनी को कंपनी कब बोलेंगे? जब कंपनी क्या हो? 56 के तहत क्या हो? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वो क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड हो।
अब आपने ये देख लिया। देखिए, अब एनबीएफसी का विनियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। लाइसेंस को जारी करना, संचालन की निगरानी करना, पूंजी पर्याप्त अनुपात और अन्य मानदंडों का पालन करें। अब सिर्फ आरबीआई नहीं करता। अगर आपके पास पूछना है कि सिर्फ इसका आरबीआई नियमन करेगा, तो नहीं, इरडा भी करता है। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी का एक प्रकार नहीं होता, बहुत प्रकार की होती हैं। बीमा कंपनियां, लोन देने वाली कंपनियां, पूंजी बाजार वाली कंपनियां। आपने सुना होगा होम लोन वाले इस कंपनियों की ऐड आते ही रहते हैं टीवी पर। तो वो चिट फंड कंपनियां, चिट फंड कंपनी आपने नाम सुना होगा। एक मूवी थी हेरा फेरी, उसमें सीधा सीधा किसके बारे में बताया गया था? चिट फंड कंपनी में, कि कैसे धोखाधड़ी होती है चिट फंड कंपनी में। एक कंपनी के बारे में उन्होंने बताया था। अब यहाँ पर समझने की चीज क्या है, अब कि मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं, एक जमा स्वीकार करती हैं, एक जमा स्वीकार नहीं करती। जो जमा स्वीकार नहीं करती, मुख्यतः उनको ही क्या बोला जाता है? एनबीएफसी। क्योंकि कुछ जमा स्वीकार करती भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं हम। अब इनमें क्या अंतर होता है? ये होता है, जमा स्वीकार करने करने वाली कंपनियों के लिए कुछ नियम अलग होते हैं। इसको भी लिखिए आप साथ में। अब लिखिए हेडिंग में, जो एनबीएफसी जमा स्वीकार करती हैं उनके लिए नियम। अब इसके लिए कंपनी होने के लिए क्या, 1956 कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। कम से कम, सेकंड लिखिए, कम से कम 2 करोड़ का एनओएफ फंड होना चाहिए, यानी नेट आउंड फंड, यानी इतना पैसा कंपनी के लिए होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं, जैसे अन्य नियम है, इसको साथ साथ आप लिखते जाइएगा। किसके लिए है ये वाले रूल्स? ये रूल्स हैं आप इसके लिए जो जमा स्वीकार करती हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है यूपीएससी सिर्फ डायरेक्ट पूछ ले कि सभी एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती, तो आपको सीधा सा पता होगा कि नहीं, कुछ एनबीएफसी हैं जो जमा स्वीकार करती हैं, और उनके बारे में हमको नियम भी पता है। हो सकता है उसको नियम पूछे भी ना, और हो सकता है पूछ भी लिए, इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे। अब क्या है आपका, लोगों से कम 12 और अधिकतम 60 महीने तक जमा राशि स्वीकार करने और दोबारा शुरू करने की अनुमति देना। अब इसके लिए रूल्स क्या है? 12 महीने से लेकर 60 महीने तक क्या कर सकता है? ये जमा स्वीकार कर सकता है। कौन कर सकता है? एनबीएफसी डी। एक और रूल क्या है जो याद करने की चीज है, वो है एनबीएफसी जो जमा स्वीकार करती हैं, हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि आप लिखेंगे हमेशा जब भी नोट्स बनाएंगे तो एनबीएफसी कोष्टक में डी। डी यानी डिमांड, सॉरी, डिपॉजिट स्वीकार करती हैं, तो डी से डिपॉजिट, डिपॉजिटरी। और एनबीएफसी नॉन डिपॉजिटरी, यानी डिमांड स्वीकार नहीं करती, यानी जमा स्वीकार नहीं करती। अब डिपॉजिट जमा नहीं करती। अब इसके बारे में क्या लिख रहे थे हम? सेकंड क्या लिखेंगे अब? मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, यानी सिर्फ क्या कर सकती हैं? बचत। मैंने आपको 4 प्रकार के खाते बताए थे, और आपको ये बताया था कि मांग जमा क्या होती है और समय जमा क्या होती है। समय जमा में क्या आता है आपका? फिक्स डिपॉजिट आता है, और क्या आपका? आवर्ती खाता, आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट। अब थर्ड लिखिए, जमा राशि का बीमा होना चाहिए, जमा राशि का बीमा होना चाहिए। चौथा लिखिए, आरबीआई की ओर से तय अधिकतम ब्याज दर से ज्यादा की पेशकश नहीं कर सकते। पांचवा लिखिए, आरबीआई की ओर से बनाए गए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी सीएआर
CAR को बरकरार रखने की जरूरत। अब आप समझ रहे होंगे कि NBFCs में डी में और ND में फ़र्क क्या है, दो टाइप्स कैसे होते हैं इसके, और ये बैंकिंग तंत्र से क्यों अलग है। बैंकिंग तंत्र से अलग क्यों अलग है, क्योंकि ये 1949 के तहत बैंकें नहीं हैं और ये बैंकों वाले कार्य नहीं करते हैं। बैंकों वाले कार्य कौन करते हैं, सिर्फ डी करती हैं। और डी भी क्या करती हैं, आधा अधूरा काम करती हैं। कैसे करती हैं आधा अधूरा, मैंने बताया आपको क्या, कि मांग जमा स्वीकार नहीं करती, यानी सिर्फ क्या करती हैं, समय जमा स्वीकार करती हैं बस। तो ये चीज़ें याद रखने की है, इनको याद रखिएगा। और ये अन्य नियामक संस्थान को भी पढ़िए, एडा, सेबी, NHB, राज्य सरकारें। हो सकता है कि ऑप्शंस में मिलाने के लिए आ जाए क्या, कि NBFCs के बारे में निम्नलिखित जो लाइनें हैं या जोड़ियां हैं, जोड़ी का मिलान कीजिए, युग्मों को मिलाइए। तो एडा के सामने क्या लिखा होगा, पूंजी बाजार, तो ये गलत हो जाएगा। एडा के सामने बीमा लिखा होगा, बीमा से जुड़ी NBFC, तो ये सही होगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब ये क्या है, ये है आपके टाइप्स। ये किसके टाइप्स हैं, आपके NBFCs की। एसेट फाइनेंस कंपनीज ऑटोमोबाइल, मशीनरी, उपकरण आदि के लिए वित्त प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी का नाम सुना होगा पक्का हो, कि आपको क्या देती है, लोन देती है, किसके लिए, गाड़ियां लेने के लिए, वाहन लेने के लिए। ऋण कंपनियां, लोन कंपनीज भी रहती हैं बहुत सी। बजाज फिनसर्व, इसका नाम भी सुना होगा, ये लिखा हुआ है आपके पास। हाउस फाइनेंस कंपनियां, HDFC, LIC हाउस एंड फाइनेंस, ये भी NBFC का भाग है। निवेश कंपनियां, इसका नाम इसलिए नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि ये क्या है, शेयर मार्केट से संबंधित है। अगर आप में से कोई शेयर बाजार में अगर वो रखता होगा इंटरेस्ट, तो उसको जरूर पता होगा इसके बारे में। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बंधन बैंक, सीधा सा। अब आपने एक चिट फंड कंपनी का नाम सुना होगा, किसका, लक्ष्मी चिट फंड कंपनी। वही वाली चिट फंड कंपनी, इसमें क्या हो रहा था, 25 दिन में पैसा डबल। तो यही लक्ष्मी चिट फंड कंपनी है जो क्या हुआ था, धोखाधड़ी हुई थी इस मूवी में। तो वो किसका भाग था, ये था आपका क्या, NBFC के अंतर्गत ही एक कंपनी थी, उसका क्या नाम था, चिट फंड कंपनी। और उसमें से एक चिट फंड कंपनी क्या थी आपकी, लक्ष्मी चिट फंड कंपनी, सीधा सा। अब ये क्या रहा आपका, NBFCs। अब 2 मिनट में क्या करते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी को रिवीजन कर लेते हैं लास्ट। अब क्या था, आपने रेपो रेट पढ़ा। रेपो रेट माने कि बैंकें जाएंगी, ये आपकी बैंक है और ये आपका क्या है, RBI। RBI से लोन चाहिएगा किसको, बैंकों को, बैंक्स। एक मिनट, ये आपका RBI और ये क्या है आपका बैंक, बैंक। अब बैंकों को चाहिए लोन, किसके लिए, अल्पावधि के लिए, यानी 14 दिन के लिए, 1 दिन से लेके 14 दिन तक। तो क्या रेपो रेट के माध्यम से क्या ले लेगा, इससे क्या ले लेगा, वो लोन ले लेगा, यानी RBI इसको लोन देगी रेपो रेट के माध्यम से। एक ब्याज दर को बोलते हैं हम रेपो रेट। इसके बदले ये क्या देगा, इसको सिक्योरिटीज देगा, प्रतिभूति, प्रतिभूति देगा। हम पढ़ चुके हैं प्रतिभूति होता क्या है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RBI इसको क्या देगी, प्रतिभूति देगी, और ये इसको क्या दे देगा, पैसा देगा, सीधा सा। अब आपने पढ़ लिया कि 14 दिन के लिए तो रेपो रेट है, इसके ज़्यादा के लिए, इसके ज़्यादा के लिए आपके लिए क्या है, बैंक दर, बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, ज़्यादा दिन के लिए लोन चाहिए तो किसकी दर से मिलता है, बैंक दर से, यानी दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए लोन किससे मिलता है, बैंक दर से। अब MSF क्या होता है, मैंने आपको इसी क्लास में बता दिया है, तो इसको नहीं देखते अब देखते हैं हम, आप क्या, SLR, CRR हमने इसी क्लास में पढ़ लिया है। अब और क्या पढ़ा था हमने, हमें पढ़ा था SDFR और आपकी क्या, MSS। SDFR क्या था, SDFR एक नई योजना थी जिसको किसने इसको क्या किया था, उर्जित पटेल समिति ने इसकी क्या की थी, सिफारिश की थी, समिति ने इसकी सिफारिश की थी। RBI अधिनियम 1934 के तहत ये योजना लाई गई थी, कि अगर मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उस मार्केट के पैसे को लिखाने के लिए क्या लाए थे हम, SDFR योजना।
LAF क्या था? LAF था आपका क्या? रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। MCLR क्या था? MCLR का सीधा सा मतलब था क्या? बेस रेट। बेस रेट मतलब इससे नीचे नीचे ब्याज पर एक लिमिट है ब्याज पर कि इससे कम ब्याज पर बैंकें लोन नहीं दे सकती। अब MSS क्या था? MSS एक क्या था? आपातकालीन बॉन्ड या आपातकालीन योजना मान सकते हैं आप इसको, कि मार्केट में एकदम से ज़्यादा वृद्धि हुई, किसकी? मुद्रा प्रवाह ज़्यादा हो गया है, तो MSS स्कीम लाएंगे। इसके तहत अलग से विशेष बॉन्ड जारी करेंगे। बॉन्ड जारी करके क्या करेंगे? जनता को बेच देंगे, जिससे क्या होगा? पैसा RBI के पास पहुंच जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? CR क्या होता है? बैंक की कुल जो पूंजी है उसके साथ क्या करना पड़ता है? उसको नगद अनुपात का अनुपात रखना पड़ता है, यानी नगद कितना रखा है उसके पास, किसके पास? बैंक के पास। देखिए, SLR तो एक भाग है ही, लेकिन बैंक के पास नगद कितना रखा है, पैसा वो कितना रखा है अलग से, तो वो हमने मुद्रा का स्टॉक पढ़ा था अलग से। अब खातों के प्रकार पढ़े थे हमने, कौन से हैं? अपने आपने पढ़ा था सेविंग अकाउंट, सेकंड क्या आपने? करंट अकाउंट, तीसरा कौन सा आपने? फिक्स्ड डिपॉजिट, चौथा कौन सा पढ़ा था आपने? रिकरिंग अकाउंट। ये क्या होता है? बचत खाता क्या होता है? आप पैसे जमा करते हैं, इस पर बैंक आपको क्या देती है? ब्याज देती है, इससे फायदा होता है। इसमें आप कभी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। अब ये क्या आपका? चालू खाता यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? बैंक इस पर क्या नहीं देती, इसमें आप जो पैसे जमा करते हैं उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है, और इस पर क्या मिलता है? आपको ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है? इससे आप लेन देन अधिक कर सकते हैं एक निश्चित समय सीमा में। एक निश्चित समय सीमा में आपको एग्जांपल दें कि एक दिन में हो सकता है कोई बैंक आपको सुविधा दे कि आप 5 से लेके 10 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर वही बैंक बात करेगी, तो सेविंग अकाउंट में आप सिर्फ 1 लाख या 2 लाख तक ही आप क्या कर सकते हैं? लेन देन कर सकते हैं सीधा सा। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आप 1,000 रुपये जमा कर दीजिए आज, 6 साल बाद वो आपको कितना दे देगा? 15,000 रुपये या 1,200 रुपये दे देगा आपको सीधा सा। ये हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा क्या होती है? इसमें आप हर महीने 10 रुपये जमा करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 120 रुपये हो जाएगा 1 साल में। तो अगर आपने क्या किया? आपने 10 साल की लिया, तो आपका कितना रुपये इकट्ठा हो गया? 1,200 रुपये, जो आप हर महीने 10 रुपये जमा कर रहे हैं ये। अब इस 1,200 में कितने मिल जाएंगे आपको? 1,500 रुपये। तो चारों खातों के आप प्रकार समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इसके साथ ही हमने आपका रिवीजन भी करवा दिया है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अभी हमारी एक एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई है, इसको हमने पूर्ति के लिए अब हम क्या करेंगे? हम टॉपिक को पूरा खत्म करके ही क्लास को अपलोड किया करेंगे। यानी अगर क्लास 1.5 से 2 घंटे की भी होगी, तो उसको हम एक ही क्लास में रखेंगे, ना कि इसको 2 क्लास में रखेंगे। इससे हुआ क्या? आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो, जल्द से जल्द आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जल्द से जल्द आप प्रैक्टिस करें, और प्रीलिम्स में आप कहीं भी किसी भी संस्थान के बच्चों से पीछे ना रह जाएं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको क्या करते रहें कि सीधा सा एक गाड़ी की तरह, कछुए की तरह चलते रहे। हमको फास्ट भी चलना है, और हमको सही रास्ते पर भी चलना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सही स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, सही जो सब्जेक्ट का जो मेन की है वो क्या होती है, करंट अफेयर्स को कैसे ऐड किया जाता है। आपको हर चीज़ समझ में आ रही हो इकोनॉमी में, और इकोनॉमी को आसान भाषा में कैसे समझाया जाता है, हमने आपको ये भी बताया है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।